कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, जिस रिसर्च में उन्हें कई सारे जीवाश्म प्राप्त हुए। इस रिसर्च टीम का दोस्तों नाम होता है 0769। यहाँ पर लगातार जीवाश्म मिलने की वजह से इन लोगों ने अपनी रिसर्च को लगातार ही स्टार्ट रखा और इसे देखते ही देखते कई साल बीत गए, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जहाँ अभी भी इस टीम ने खुदाई जारी रखा था। यह लोग एक केव के पास खुदाई कर ही रहे होते हैं कि तभी ये लोग देखते हैं कि इन्हें बहुत ही बड़े जानवर का सर मिला था और ये दोस्त आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। लेकिन जब ये लोग उस सर को बाहर निकाल रहे होते हैं कि तभी अचानक से वो पहाड़ गिरने लगता है और देखते ही देखते काफी ज्यादा तबाही हो जाती है। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद इनका हेड यांग कहता है कि हमें उस जानवर का केवल सर मिला है, इसलिए हमें और जानकारी जुटाने के लिए उस गुफा के अंदर और भी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए वो एक टीम का निर्माण भी करता है, जिसमें मूवी का मेन कैरेक्टर यानी कि होबाई भी होता है और उसके साथ नामचिन नाम की लड़की भी होती है। साथ ही इनके कई सारे दोस्त भी होते हैं। अब ये लोग अपनी टीम को लेके फिर से उसी गुफा में चले जाते हैं और वह गुफा देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो काफी डरावनी होती है और ऐसा कहा जाता है कि इसे पुराने जमाने में घोंसली ट्राइब कहा जाता था। अब ये लोग उस गुफा में और भी आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ आगे इन्हें एक बर्फीला इलाका मिलता है। इन लोगों को जगह पे भी कई सारे जानवरों के कंकाल भी दिखाई देते हैं, जो कि देखने में नॉर्मल जानवरों की तरह नहीं दिख रहे थे। अब ये लोग इन सभी जीवाश्म को नोट करने के बाद फिर से आगे बढ़ जाते हैं, पर आगे जाते ही इनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी जानवर का बहुत ही बड़ा पंजा था। अब इतने बड़े पंजे को देखकर ये लोग हैरान तो होते हैं। इधर एंट्रेंस पे यांग ने एक बहुत ही बड़ा गेट को लगवा दिया था। इधर ये लोग उस पंजे की नाप लेने के बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, तो तभी देखते हैं कि हवा में छोटे छोटे पंछी उड़ रहे होते हैं। लेकिन जब ये लोग उन पंछियों को ध्यान से देखते हैं तो ये पंछी नहीं जबकि चमगादड़ होते हैं। अब इन्हें अच्छा समझ के एक बंदा उन्हें पकड़ भी लेता है, लेकिन अगले ही पल दोस्तों उस बंदे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो देखते देखते पूरी तरह से खाक हो जाता है। और अगले ही पल वहाँ पर कई सारे और भी चमगादड़ आ जाते हैं, जिन्हें भगाने के लिए ये लोग उनके ऊपर फायरिंग करते हैं और उस आवाज को सुनकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अभी भी दोस्तों मुसीबत टली नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर अब लैंडस्लाइड हो जाता है, जो देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग उस बर्फ की चपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है और बाकी बचे हुए लोग एक गुफा में जा गिरते हैं। और अब ये दोस्तों केवल 4 लोग ही जितना बचे होते हैं। अब ये लोग फिर से मशाल जला के आगे बढ़ते हैं, तो इन्हें आगे जाने पर एक बहुत ही बड़ा टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर प्रोफेसर कहते हैं कि ये कुल्लू उनका पवित्र महल है, जहाँ पर शैतान को कैद किया गया था। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इस प्रोफेसर को भी टावर की तलाश थी, इसीलिए वो प्रोफेसर सर को झुका के वहाँ की मोमबत्ती को जला देता है। लेकिन उसके ऐसा करते ही हम देखते हैं टावर में जहाँ चारों ओर रोशनी फैल जाती है। इसके बाद वो प्रोफेसर होबाई और नामचिन से कहता है कि तुम दोनों जाके इसके गेट को खोलो, जो सुनकर वो दोनों भी ऐसा ही करते हैं और गेट को खोल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उनके ऐसा करते ही शैतान फिर से आजाद होने वाला होता है और वहाँ पर हम ढेर सारी आत्माओं को भी देख पाते हैं। अब इससे पहले कि ये लोग उस टावर के अंदर और आगे जा पाते, इनके पीछे वही चमगादड़ लग जाते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। और ये लोग समझ जाते हैं कि ये चमगादड़ आसानी से हार नहीं मानने वाले। इसीलिए होबाई का दोस्त कहता है कि मैं यहाँ रुक कर इन लोगों का ध्यान बटाता हूँ और तब तक तुम यहाँ से निकल जाओ। अब मौका पाके ये लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इनका दोस्त उन चमगादड़ों की वजह से अपनी जान को खो देता है। ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ चमगादड़ इनके पीछे पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर ये लोग भागते भागते एक झील के पास जाके रुकते हैं। पर तभी एक चमगादड़ अचानक से ही होबाई के हाथ पे काट लेता है, जिससे उसके शरीर का हिस्सा जलने लगता है। ये देखकर नामचीन उसे पानी के अंदर फेंक देती है, जिसके बाद वो दोनों भी पानी के अंदर कूद जाते हैं। इस तरह से लोगों की जान उन चमगादड़ों से तो बच जाती है, और तभी एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर इनके बीच से आके गुजरता है और नामचीन को अगले ही पल अपने साथ लेके चला जाता है। अब ये देख के होबाई जैसे तैसे उस पानी से बाहर निकलता है और इसके बाद उसे बचा के सेंटर में इलाज किया जाता है। ऑफिसर उसे बताता है कि सभी लोगों की बॉडी मिल गई है, सिवाय उस प्रोफेसर और नामचिन के। अब ये सुनने के बाद होबाई तो बिल्कुल अंदर से टूट जाता है और सोचता है कि काश मैं उस दिन थोड़ी और कोशिश करता तो मैं नामचिन को जरूर बचा पाता। इसी गिल्ड की वजह से वह किसी को बताए उस शहर को छोड़ देता है और हम होबाई को ट्रेन से कहीं उतरता हुआ देखते हैं, लेकिन उसके बिना बताए शहर छोड़ जाने की वजह से उससे उसके साथी ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन होबाई तो अपने पुराने
अंकल के साथ दूसरे शहर आ चुका होता है जिनका नाम वांग होता है और वांग ने इसे लाइब्रेरी में जॉब दिला दी होती है। अब यहाँ पर होबॉय अपने नए जीवन की शुरुआत करता है। अब एक दिन वांग होबॉय को एक क्लब लेके जाता है जहाँ पर होबॉय अपने बचपन के दोस्त को देखता है जो कि अब छोटा मोटा सिंगर बन चुका था। एक दिन लाइब्रेरी के अंदर होबॉय को मिस्टर यांग की रिसर्च की हुई किताब मिलती है जिसे वो जब खोलकर देखता है तो उसमें उसी डीमन टावर के बारे में लिखा हुआ था जिसे पढ़ने पर होबॉय को पता चलता है कि प्रोफेसर ने उन्हें उस डीमन गेट को खोलकर अंदर जाने को क्यों कहा क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर सकता था। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रिसर्च टीम को जिसे की एक लड़की मिली होती है जो की एक ताबूत के अंदर बंद होती है। यह लड़की दोस्तों देखने में बिल्कुल नामचीन जैसी लगती है पर यह अपना नाम सिरले बताती है और इसके अंदर दोस्तों अद्भुत शक्तियाँ भी होती है, इसीलिए रिसर्च टीम इसे एक बंद कमरे में रखती है। इधर होबॉय को लाइब्रेरी के अंदर प्रोफेसर से संबंधित और भी कई सारी किताबें मिलती है जिसे खास तौर पे पॉइंट किया गया था और उन सभी किताबों को पढ़ने के बाद होबॉय को डीमन टावर के बारे में काफी जानकारी मिल जाती है। इधर ऑफिसर 3 साल ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें प्रोफेसर मिल जाते हैं जो कि पहाड़ों के बीच छुप कर रह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी चीन में कई सारे जानवर रहस्यमय तरीके से देखे जा रहे हैं जिन्होंने पूरे शहर पे हमला कर दिया है जिस वजह से पूरी तबाही चारों ओर मच गई है। अब इधर सभी ऑफिसर मिस्टर प्रोफेसर से पूछ रहे होते हैं कि वह पिछले 3 सालों से पहाड़ों में छुप के क्यों रह रहे थे तो प्रोफेसर बताते हैं कि ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उन सभी का कारण केवल डीमन टावर का खुलना है, इसीलिए मुझे अब उसे बंद करना होगा। इधर हम देखते हैं होबॉय को जिसके कंधे में दर्द हो रहा होता है इसीलिए वो डॉक्टर को दिखाने गया होता है लेकिन डॉक्टर को देखने के बाद भी उसके कंधे में क्या हुआ समझ नहीं आता। अब इसके कुछ दिनों के बाद जब होबॉय लाइब्रेरी के अंदर किताबें पढ़ रहा था तभी अचानक से उसका कंधा बहुत जोरों से दर्द करने लगता है और उसके अंदर से वही नीली रोशनी निकलने लगती है और अगले ही पर हम देखते हैं कि वो सभी चीजों को हवा में उठा देता है और ये देखकर खुद भी होबॉय भी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर वांग आते हैं जो कि ये सब देखने के बाद ही बिल्कुल नॉर्मल की तरह व्यवहार करते हैं जिसके बाद वे बताते हैं कि चमगादड़ के काटने की वजह से उसकी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ गई हैं और यही शक्तियाँ तुम्हें नर के अंदर भी लेके जा सकती है। अब ये सुनने के बाद होबॉय सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार इन्हें ये सब कैसे पता। अभी वांग अपनी शक्तियों के द्वारा उस लाइब्रेरी को पुराने रूप में कर देते हैं और बताते हैं कि 1000 साल पहले हमारी धरती पर एलियन आए थे और वो लोग इसी डीमन टावर से होकर हमारी धरती पर आए थे, इसीलिए वो टावर उनका ही है। लेकिन जब इस चमगादड़ जैसे जानवरों ने इंसानों पर हमला करके उन्हें जान से मारने की कोशिश की तो होबॉय के पूर्वजों ने ही उन्हें कैद करने का फैसला लिया जिसके बाद उन लोगों ने अपने शरीर का इस्तेमाल करके उन्हें डीमन टावर में बंद कर दिया। लेकिन उन सभी क्रिएचरों में कुछ क्रिएचर ऐसे भी जो कि अपनी चालाकी से बच गए और इन लोगों से दूर भाग गए जिस वजह से वो क्रिएचर अभी भी इंसानों का रूप लेकर हमारी धरती पे रह रहे हैं और कई सारे क्रिएचर ने तो शादी भी कर ली है। अब जैसा कि मैंने बताया कि तुम्हारे पूर्वजों ने इन क्रिएचर को बंद किया था इसीलिए आज के समय तुम ही जैसे बंदे हो जो कि डीमन टावर को बंद व खोल सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रोफेसर को जो कि बिना किसी को बताए वहाँ से भाग गया होता है जो जानने के बाद सभी ऑफिसर मिलकर उसकी तलाश करते हैं लेकिन काफी ढूंढने के बाद प्रोफेसर उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता जिस वजह से ऑफिसर अब थक हार के होबॉय के पास मदद लेने के लिए आते हैं और ऑफिसर की बात सुनने के बाद होबॉय कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, मतलब कि मैं ही क्यों और भी तो लोग हैं। तो ऑफिसर कहता है कि कुछ समय पहले नामचीन ने हमें बताया था तुम ही वो इंसान हो जो कि प्रोफेसर को ढूंढ सकते हो। दरअसल नामचीन की अब याददाश्त वापिस आ चुकी होती है इसीलिए उसने ऐसा कहा होता है। अब ये सुनने के बाद होबॉय कहता है कि ठीक है मैं प्रोफेसर को ढूंढने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद ये लोग बड़ी सी टीम को लेके प्रोफेसर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जहाँ कुछ घंटे चलने के बाद इनके पीछे एक रेतीला तूफान लग जाता है जिसे देखकर ये लोग भागने तो लगते हैं लेकिन कुछ लोग उस चपेट में फंस जाते हैं और हम देखते हैं कि एक अद्भुत कवच उस रेतीले तूफान को आगे आने से रोकता है। अब जो बच गए होते हैं वो एक टाउन में पहुंच जाते हैं लेकिन अभी भी इनके 4 साथी रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं और तभी उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर हमला कर देता है जिससे इनके 2 बंदे तो जगह पे ही मारे जाते हैं और बाकी के 2 बंदे किसी तरह से अपनी जान बचा के अपने साथियों के पास लौट आते हैं। वहाँ जाने के बाद ये लोग अपने दोस्तों को उस क्रिएचर के बारे में बताते हैं और वो क्रिएचर अगले ही पल यहाँ पे भी आके इन लोगों पे हमला कर देता है जो देखकर ये लोग उसका मुकाबला करने का तो सोचते हैं लेकिन तभी नामचीन इन सभी से डर के कमरे में चली जाती है जो देखकर होबॉय भी उसके
पीछे चला जाता है। ये दोनों एक गड्ढे के अंदर जाते हैं, जहाँ नीचे जाने पर होबॉय को एक बहुत ही बड़ी महल दिखाई देती है। अब ये देखकर होबॉय और कुछ समझ पाता तभी इसके ऊपर एक दानव हमला कर देता है, जिसकी वजह से होबॉय बेहोश हो जाता है। लेकिन अगले ही पर नामचिन वहाँ पे आती है, जो कि उस दानव को अपने कंट्रोल में कर लेती है और फिर वो अपनी शक्तियों के द्वारा होबॉय को उठा के एक ताबूत में बंद कर देती है। अब इसके थोड़ी देर के बाद होबॉय को होश में आ जाता है और वह अपने आप को ताबूत में बंद देख के काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो अंधेरी दुनिया में चला जाता है, जिसके बाद हम उसे D1 टावर के पास खड़ा हुआ देखते हैं और फिर हमें बताया जाता है कि जब उस क्रेचर ने नामचिन को पकड़ा था तो उसी ने यहाँ पे लेके आया था। और फिर दानवों की नारी, जिसका नाम सरली होता है, वह नामचीन की बॉडी के अंदर समा गई, जिसकी वजह से सरली फिर से एक बार जिंदा हो गई। और इसी सरली की वजह से शहर में जितनी तबाही हो रही है, सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये सारे जानवर इसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अब सारी बात को समझने के बाद होबॉय जाके जानवरों की रानी से बात करता है और कहता है कि शहर में जो कुछ भी हो रहा है उसे तुरंत ही रोक दो। जो सुनकर वो रानी कहती है कि तुम इस टावर को खोल दो, जिसके बदले में ये शहर में हो रही तबाही को रोक दूंगी। लेकिन ये शर्त होबॉय नहीं मानता, जिस वजह से वो रानी फिर से उसे इसी शहर में भेज देती है। अब यहाँ पे आने के बाद होबॉय अपने दोस्तों को बचाने के लिए सभी जानवरों से लड़ने लगता है, जहाँ बहुत देर लड़ने के बाद वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी सरली उसे फिर से कहती है कि मेरी शर्त को मान लो, पर होबॉय नहीं मानता और अचानक से ही उसे शूट करके मार देता है। इससे सरली की आत्मा भी खत्म हो जाती है और ऐसा होते ही हम देखते हैं जानवरों को, जो कि खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। और यहीं पर दोस्तों इस कहानी का दी एंड भी हो जाता है।